हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। जैसा कि आप सभी को पता है, हम यूजीसी नेट लॉ PYQs की सीरीज है वो कर रहे हैं, जिसमें कि 2018 से लेकर के अब तक के जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए हैं यूजीसी नेट लॉ से रिलेटेड, उन सभी को सब्जेक्ट वाइज और यूनिट वाइज सेग्रीगेट करके उन सभी पे हम एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो कर रहे हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है वो है मुस्लिम लॉ। तो आज हम मुस्लिम लॉ के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, हालांकि बहुत कम है जो क्वेश्चन इसमें आए हैं, लेकिन जितने कम आए हैं उन्हीं में से ही बहुत ज्यादा रिपीटेशन भी है। तो वो भी देखें कितने कौन कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, या कौन कौन से या किस पार्टिकुलर सेक्शन से हैं जो क्वेश्चन आ रहे हैं। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, अगर आप टेस्ट सीरीज हैं अटेम्प्ट करना चाहते हैं सेम टू सेम, जैसे यहाँ पे हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं उन्हीं को सेम टू सेम वैसे पैटर्न में जैसे यूजीसी नेट लॉ के एग्जाम में एग्जैक्ट होती हैं वैसे, तो आप लॉ नोट्स फॉर यू ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए, या फिर lawnotes4u.in जो वेबसाइट है, या आपको नीचे कमेंट सेक्शन या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं एज इट इज जैसे यूजीसी नेट लॉ का एग्जाम होता है, ताकि आपकी प्रिपरेशन है वो हो सके। तो चलिए अब बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि अमंग द मुस्लिम्स, मुस्लिम के बीच में जो शरीरी है वो क्या स्टेज है, इज द स्टेज, क्या कौन सी स्टेज है, कब किसी स्टेज को है वो शरीरी माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है कि जब एक बॉय और गर्ल है वो 10 साल से नीचे है, 10 साल की एज से नीचे, क्या ये शरीरी है? नहीं, ये नहीं है। When a boy or girl is above the 7 year but below the 15 year, यानी कि 7 से लेकर के 15 के बीच में, तो क्या इसको शरीरी माना गया है? यस, इसी को हम शरीरी कहते हैं मुस्लिम लॉ में, ठीक। और ये दोनों हैं, जैसे 15 ईयर अबव, उसके बाद इसको नहीं मानते और ना ही इसको। अब शरीरी है क्या, इसको भी तो समझना जरूरी है जब हम बात कर रहे हैं इसकी। जस्ट हमें एज के अलावा भी थोड़ी चीजें पता होना चाहिए। ये वो स्टेज ऑफ डिस्क्रिशन है जब एक चाइल्ड है वो क्या माना जाता है कि वो अब मैरिज के कैपेबल है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो मैरिज की इंप्लीकेशन है उनको समझने के लिए कैपेबल है। हालांकि वो अभी तक अडल्ट नहीं हुआ है, लेकिन वो क्या है, एक मैरिज के अंदर जो इंप्लीकेशंस होती हैं उनको समझने के लायक हो चुका है, तो उसको यहाँ पर शरीरी बोला गया है मुस्लिम लॉ में। और अगर हम बात करें 7 साल से नीचे, तो उसके अंदर जो है कोई इसी तरह की कोई डिस्क्रिशन नहीं है, मैरिज है होती है तो वो वॉइडेबल मानी जाती है। और 7 to 15 के बीच में अगर कोई मैरिज होती है वो ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी पे डिपेंड करती है। इसमें क्या होता है ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी में, कि जो अटेंड करने पे, जो प्यूबर्टी अटेंड करने के बाद में जो मैरिज है वो रिपोनेट कर सकता है वो चाइल्ड, वो उसके पास में ऑप्शन होता है। और अबव 15 है तो उस कंडीशन में माना जाता है कि उसने प्यूबर्टी है वो अटेंड कर ली है, और इस कंडीशन में है वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। आई होप इट इज क्लियर। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 है वो क्या राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पूछता है कि इनमें से प्राइमरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ कौन सा नहीं है, नोट पूछा है। तो सेकेंडरी और प्राइमरी दो तरह के सोर्सेस हैं, तो इसमें प्राइमरी सोर्स में कौन कौन से आते हैं? प्राइमरी सोर्स में आता है कुरान, सुन्नत, इज्मा, कियास, ठीक। ये 4 इसके अंदर है जो आते हैं, जिसमें से 3 यहाँ पे दिए गए, सुन्नत, इज्मा और कियास, और एक है कुरान। तो ये 4 हैं इसके प्राइमरी सोर्सेज। और वहीं पर अगर हम बात करें उर्फ यानी कि कस्टम्स, वो क्या है, एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ है, सेकेंडरी सोर्स है ये। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट होगा, ये प्राइमरी सोर्स के अंदर नहीं आता। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि मुस्लिम लॉ में जो डाइवोर्स बाय कंसेंट है वो, उसको हम क्या कहते हैं? जब दोनों पार्टीज की कंसेंट होती है तो उसको कौन सा जो डाइवोर्स है वो कहते हैं, उसको क्या नाम दिया गया है? तो उसको नाम दिया गया है, एक तो है खुला और एक है मुबारत। खुला का क्या मतलब है? खुला का मतलब है जहां पे एक वाइफ जाती है डिवोर्स, कैसे? बाय रिटर्निंग द डोवर। डोवर मतलब महर की जो अमाउंट दी जाती है म्यूचुअल कंसेंट से, जब वाइफ कहती है कि वो मुझे आप रिटर्न कर दीजिए, तो उस डाइवोर्स को मुस्लिम लॉ में खुला नाम दिया गया है। वहीं पर अगर हम बात करें मुबारत की, तो मुबारत है जहां पर दोनों पार्टी एग्री होती है कि हम दोनों सेपरेट होंगे, तो उस कंडीशन में यहाँ पे मुस्लिम लॉ में इसे मुबारत कहा गया है। और वहीं पर अगर बाकी के 2 ऑप्शन बचते हैं ए में, तो वो क्या है? तलाक ए तफविद। तो ये डेलीगेटेड राइट ऑफ डाइवोर्स का, इसमें म्यूचुअल कंसेंट है वो किसी जरूरी नहीं है। वहीं पे अगर हम लियन की बात करें तो वो डाइवोर्स ड्यू टू द फॉल्स एक्विजिशन ऑफ अडल्ट्री के केस में होता है ये, यहाँ पर भी म्यूचुअल कंसेंट है वो
इन्वॉल्व नहीं है। तो इसका बी और डी जो है वो करेक्ट है, तो वो ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिए गए हैं कुछ प्रोविजंस जो कि मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 में कहे गए हैं। तो उसमें एक डाइवोर्स्ड वीमेन है, वो क्या एंटाइटल है, इनमें से कौन से राइट के लिए वो एंटाइटल होगी। तो इसमें जो स्टेटमेंट ए है वो क्या कहती है कि एक रीजनेबल और फेयर प्रोविजन है, प्रोविजन एंड मेंटेनेंस टू बी मेड एंड पेड टू हर विद इन द इद्दत पीरियड बाय हर फॉर्मर हस्बैंड। तो क्या ये प्रोविजन उसमें दिए गए हैं? यस, ये प्रोविजन है वो दिए गए हैं अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट, यानी कि ये जो मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स है उसके सेक्शन 3 में ये जो प्रोविजन दिए गए हैं। बी स्टेटमेंट क्या कहती है कि जो मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन बाय हर फॉर्मर हस्बैंड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर, तो क्या ये इसमें है? नहीं, इसके रिगार्डिंग प्रोविजन है वो हमें सीआरपीसी में देखने को मिलते हैं, न कि इस एक्ट में, बीएनएसएस जिसको अब करंटली है जो नाम दिया गया है। उसके बाद में सी स्टेटमेंट क्या कहती है, गेट मेंटेनेंस फ्रॉम हर रिलेटिव इवन आफ्टर द मैरिज। तो क्या ये प्रोविजन है इसमें? नहीं, ये भी प्रोविजन इसमें नहीं दिए गए हैं। उसके बाद में डी में स्टेटमेंट में क्या कहा कि जितनी भी प्रॉपर्टीज आर गिवन टू हर एट द टाइम ओनली बाय हर हस्बैंड। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, रॉन्ग है, ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है। उसके बाद में स्टेटमेंट ई क्या कहती है कि जो एन अमाउंट इक्वल टू द सम ऑफ द मेयर और डोवर जो कि एग्री टू बी पेड टू हर एट द टाइम ऑफ मैरिज और एट द टाइम देयर आफ्टर अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ में जो भी पहले से डिटरमाइंड है उसके अकॉर्डिंगली है, जो एज पर द सेक्शन 3 जो मेहर की अमाउंट है जो कि मैरिज के टाइम एग्रीड हुई है उसको देने के लिए उसका जो है एंटाइटलमेंट होगी वो डाइवोर्स्ड वीमेन। तो ऑप्शन ए, जो स्टेटमेंट ए और ई है वो दो यहाँ पे करेक्ट हैं। तो देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन है वो राइट होगा। ए और ई, ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाए नीचे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 आता है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें लिस्ट दी गई है दो, इसमें प्रोविजन है और उनके सेक्शन है वो मैच करने हैं, कौन से किससे मैच करते हैं। तो चलिए देखते हैं। लिस्ट 1 में का ए क्या कहता है कि पनिशमेंट फॉर प्रोनाउंसिंग तलाक। तो ये कौन से सेक्शन में है जो देखने को मिलता है? तो ये हमें सेक्शन 4 में देखने को मिलता है। सेक्शन 4 है, इसके रिगार्डिंग प्रोविजन प्रोवाइड करता है। बी क्या कहता है कि ऑफेंस टू बी कॉग्निजेबल कंपाउंडेबल, ये तो ये कौन से सेक्शन में है? ये सेक्शन 7 में, ठीक है। उसके बाद में कस्टडी ऑफ माइनर चाइल्ड की बात करें तो वो हमें मिलती है सेक्शन 6 में, और तलाक टू बी वॉइड एंड इलीगल तो वो है सेक्शन 3 में। आई होप इट इज क्लियर। तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। ये अभी अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, एक बार फिर से आ गए। तो उसमें मैंने आपको 4 सोर्सेज हैं वो प्राइमरी बताए थे। कौन कौन से थे? कुरान थी, क्यास थी, सुन्नत थी और एक इज्मा थी। तो इनमें कौन सा है जो वो नहीं है? इसमें इज्मा मेंशन नहीं है। इज्मा की जगह पे यहाँ पे दिया गया है तखलिद, तो तखलिद है वो यहाँ पे प्राइमरी सोर्स नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है कि अंडर द मुस्लिम लॉ मैरिज विद अ वीमन whose husband is alive, जिसका हस्बैंड अभी भी अलाइव है, उसके साथ में शादी करने पर उस शादी को क्या कहा गया है? क्या उसको वैलिड कहा गया है, सही कहा गया है, वॉइड कहा है या इरेगुलर कहा है? तो इसको कहा गया है वॉइड। वॉइड को अगर हम इसकी बात मुस्लिम लॉ में बात करें तो इसको क्या कहते हैं? बातिल बोलते हैं इसको। तो ये क्या होगी? बातिल मैरिज होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि इनमें से करेक्ट नहीं है। हमें 4 स्टेटमेंट दी गई है क्वेश्चन नंबर 8 में कि करेक्ट कौन सा इनमें से नहीं है, नोट पूछा गया है। सबसे पहले क्या है? इन द गिफ्ट ट्रांजैक्शन डिलीवरी ऑफ पोजेशन इज नेसेसरी, इन द विल इट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस, ये स्टेटमेंट सही है। डिलीवरी है जो गिफ्ट के केस में दी जाती है, विल में जरूरी नहीं है। वहीं पर अगर हम बात करें डॉक्ट्राइन ऑफ मूसा इज आल्सो एप्लीकेबल इन केस ऑफ डिस्पोजिशन ऑफ विल, तो क्या ये सही है? नहीं, ये स्टेटमेंट है वो गलत है। यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ मूसा है वो विल्स के केस में है, वो एप्लीकेबल नहीं है। ये जो है किस पे अप्लाई होता है? ये होता है ओनली गिफ्ट्स के केस के अंदर अप्लाई होता है, ठीक है। उसके बाद में राइट ऑफ द डोनर टू गिफ्ट
इज अनरिस्ट्रिक्टेड बट राइट ऑफ मेकिंग बिक्वेस्ट यानी कि विल इज लिमिटेड टू इन टू वे, दो वे में है जो इसको रिस्ट्रिक्टेड किया गया है। वो कौन से हैं? यानी कि 1/3 प्रॉपर्टी है, जब तक कि उनके हायर्स हैं वो कंसेंट नहीं देते तब तक वो नहीं कर सकता। ठीक है, ये लिमिटेड है। और डी की बात करें तो आफ्टर द कंप्लीशन एक गिफ्ट है उसको रिवोक नहीं कर सकते अनलेस बाय ए फॉर्मल डिक्री ऑफ द कोर्ट, और एक विल है वो रिवोक की जा सकती है उसके करने के बाद में किसी भी टाइम। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ, इनमें से मुस्लिम लॉ का कौन सा है वो स्कूल नहीं है। तो यहाँ पर सुन्नी की जब हम बात करें सुन्नी स्कूल्स की तो उसमें 4 स्कूल दिए गए हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? वो हैं हनाफी, मलिकी, शाफी और हनाबिल। तो इसमें हनाबिल है, मलिकी है, हनाफी है, जैदी नहीं है। जैदी को हालांकि सिया स्कूल में यहाँ पे जहाँ पे सिया स्कूल्स की जब बात करते हैं तो उसमें इतना असारी, इस्माइली, जैदी है, बट जो जैदी है उसको एक मेजर स्कूल इंडिया के अंदर रिकॉग्नाइज नहीं किया है, तो इसलिए ये यहाँ पर है जो एक स्कूल नहीं है मुस्लिम लॉ के अंदर। तो डी ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट होगा। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? डोवर है वो मे बी रिगार्डेड एज कंसिडरेशन फॉर कॉनिबल इंटरकोर्स बाय वे ऑफ एनालॉजी टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल। द अबव ऑब्जर्वेशन हैज बीन मेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो ये ऑब्जर्वेशन है कौन से केस में की गई है। तो चलिए इन सभी केस लॉज का पहले तो हम ईयर भी जानेंगे, साथ के साथ में इनमें क्या डिसाइड हुआ वो भी जानेंगे। तो ये जो फर्स्ट केस है वो कब का है? ये है 1886 का। इसी केस में है जो ये पार्टिकुलर जो डिस्प्यूट है वो राइज हुआ था पेमेंट के रिगार्डिंग, मेहर के रिगार्डिंग। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने है यहाँ पे कंपेयर किया था डोवर कोर्ट टू द कंसिडरेशन इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के साथ में, जो कि एम्फसाइज करता है एक ओब्लिगेटरी नेचर को। तो ये इस केस में कहा गया था। इसके बाद में जो बाकी 3 केस है उनके भी ईयर वगैरह हैं वो देख लेते हैं। सेकंड केस लो है वो क्या है? जोबेर अहमद वर्सेस जैनानंद प्रसाद। ये केस कब का है? ये है 1961, AIR 1961 का है। इस केस के फैक्ट की बात करें तो इस केस में क्या था कि एक वैलिडिटी ऑफ मुस्लिम मैरिज की बात की गई है कि जहां पर एक जो हस्बैंड है वो डोवर को पे करने में डिनाई कर देता है। तो उस केस में तो डिसीजन क्या होता है? डोवर क्या है? एक एसेंशियल एलिमेंट है ऑफ ए मुस्लिम मैरिज की, और जिसको की पेड करना जरूरी है, मस्ट टू बी पेड अनलेस जब तक उसको लीगली वेव ना किया जाए। उसके बाद में नेक्स्ट केस है सी रहाना खातून वर्सेस इक्तिदार उद्दीन। तो ये केस कब का है? इसकी AIR है 1973 का केस है ये। इस केस में क्या था? इसके कुछ फैक्ट कहें तो एक वाइफ है वो फाइल करती है एक रिकवरी किसके लिए? ऑफ अनपेड डॉवर यानी कि मेहर आफ्टर डोवर। तो यहाँ पे हस्बैंड आर्ग्यू करता है कि डोवर जो अमाउंट है वो क्या है? अनरीजनेबल है। तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या डिसाइड किया, अपहेल्ड किया है कि जो वाइफ का राइट है टू डोवर, राइट है उसका, बट डिड नॉट कंपेयर टू इट ए सेल कॉन्ट्रैक्ट। तो इस केस में क्या है? इसको सेल कॉन्ट्रैक्ट के साथ में आप कंपेयर नहीं करोगे। कोर्ट ने फोकस किया है इन्फोर्समेंट ऑफ द डोवर एज ए डेट रेदर देन ए कॉन्ट्रैक्चुअल कंसिडरेशन। आई होप इट इज क्लियर। उसके बाद में जो है डी जो केस लो है वो क्या कहता है? हामिदुन्निसा बीवी वर्सेस जाहिर शेख। ये केस है AIR 1961 का, और इस केस में फैक्ट क्या इन्वॉल्व है कि डिस्प्यूट है ओवर दी डॉवर एंड मेंटेनेंस राइट ऑफ द डाइवोर्स्ड वीमेन। यहाँ पे जो वाइफ है वो क्लेम करती है अपना जो डॉवर की अमाउंट जो कि उसको पे नहीं की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था कि जो डॉवर की जो अमाउंट है वो एज अ लीगली इन्फोर्सेबल डेट की तरह है, जिसको कि यहाँ पर लीगल इन्फोर्स करवाया जा सकता है, लेकिन इसको हम सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की कंसिडरेशन की तरह कंपेयर नहीं कर सकते। वो एनालॉजी यहाँ पे हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक मेंटेनेंस राइट के तौर पे है जो मुस्लिम वीमेंस को मिला है अंडर द मुस्लिम लॉ। आई होप इट इज क्लियर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है वो क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल कंडीशन ऑफ इन द मर्जुल मौत। मर्जुल मौत है तो उसके लिए एसेंशियल कंडीशन क्या है? तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि मर्जुल मौत का क्या मीनिंग है। मर्जुल मौत का यहां पे अगर मीनिंग करें तो डेथ इलनेस।
ठीक, तो अब इसके लिए एसेंशियल कंडीशन कौन कौन सी बोली गई है, यानी कि इसका मतलब है कि एक तरह की ऐसी टर्मिनल इलनेस, एक ऐसी बीमारी जो इससे व्यक्ति को ये डर है कि वो अभी इमिनेंट डेथ पे है, जो चला जाएगा, मतलब उसकी हाल ही में डेथ होने वाली है। इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ, बाकी हम इस ऑप्शन में से भी निकालेंगे। पहली कंडीशन की अगर बात करें तो अप्रीहेंशन है टू डेथ, जो कि एक असेंशियल है। उसके बाद में जो इलनेस है वो मस्ट टू लीड टू डेथ, मतलब जिसकी वजह से एक जो कि डेथ होना वो मस्ट हो जाता है, मतलब एक तरह की ऐसी बीमारी है जिससे कि डेथ कंफर्म है। ओके, थर्ड क्या है कि नो फिक्स ड्यूरेशन, यहाँ पे किसी भी तरह की कोई ड्यूरेशन नहीं है कि आप इतने टाइम के बाद में डेथ हो जाएगी या पार्टिकुलर समय ड्यूरेशन दिए, जैसे कुछ कंडीशंस के अंदर मान सकते हैं कि इसकी अगर 1 साल के अंदर अंदर डेथ होती है तो, या 1 मंथ के अंदर अंदर डेथ होती है तो उस कंडीशन में, तो ये ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, नो ड्यूरेशन। तो चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं क्या कहते हैं कि एक मेलोडी विच मेक इट्स इम्पॉसिबल फॉर द पेशेंट टू मूव, तो ये कोई इसकी एक एसेंशियल कंडीशन नहीं है। इट मस्ट बी कंटिन्यू फॉर मोर देन अ ईयर, तो यहाँ पे एक टाइम ड्यूरेशन लगा रखी है, तो ये भी नहीं है, ये भी गलत है, टाइम ड्यूरेशन नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की। देयर मस्ट बी अप्रीहेंशन ऑफ डेथ, तो ये उस एसेंशियल में से एक है। एंड अ मेलोडी विच कॉज प्रॉब्लम विद द हार्ट, तो ये भी इनकरेक्ट है, तो ये मतलब हार्ट के साथ में कोई प्रॉब्लम करे तो वो नहीं है, मस्ट लीड टू दी डेथ, ऐसी इलनेस होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका सी है, वो क्या होगा, एक एसेंशियल कंडीशन में माना जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि इस्लामिक लॉ है इन इंडिया के अंदर प्रोवाइड्स फॉर मोनोगामी, क्या सिंगल के लिए प्रोवाइड करता है, सिंगल मैरिज के लिए, वाइफ के लिए, तो ये भी गलत है। अनलिमिटेड पॉलीगैमी, तो क्या यहाँ पे अनलिमिटेड पॉलीगैमी है कि आप जितनी मर्जी चाहो उतनी शादियां कर सकते हो, उतनी ज्यादा वाइफ है वो रख सकते हो, तो ये भी यहाँ पे इंडिया में नहीं है परमिटेड। वहीं पर अगर हम बात करें कंट्रोल्ड पॉलीएंड्री, तो ये भी यहाँ पर नहीं है, पॉलीएंड्री का मतलब हस्बैंड्स एक से ज्यादा रखना। उसके बाद में डी कंट्रोल्ड पॉलीगैमी, तो हाँ ये यहाँ पर प्रोवाइड किया है इंडिया के अंदर कि आप 4 वाइफ तक हैं जो मैरिज हैं वो कर सकते हो, अप टू 4 वाइफ, तो यानी कि कंट्रोल्ड पॉलीगैमी, पॉलीगैमी है लेकिन कंट्रोल्ड पॉलीगैमी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट होगा। 13 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि मैरिज ड्यूरिंग द इद्दत अंडर सुन्नी लॉ इज, मतलब इद्दत पीरियड के दौरान अगर कोई मैरिज कर लेता है तो उसको क्या कहा, क्या वैलिड है, वॉइड है, वॉइडेबल है या इर्रेगुलर है। तो ऐसी मैरिज को सुन्नी लॉ में क्या बोला है, इर्रेगुलर बोला है। इर्रेगुलर को यहाँ पे क्या कहते हैं, फासिद। इद्दत क्या है, एक वेटिंग पीरियड है आफ्टर द डाइवोर्स और विडोहुड के लिए, ठीक है। तो सुन्नी लॉ के अंदर ये क्या है, इर्रेगुलर है। वहीं पर अगर हम बात करें सिया लॉ के अंदर तो ये क्या है, एक वॉइड है। कहां पर, सिया के अंदर, सिया लॉ में क्या है, ये वॉइड है, और वॉइड को क्या बोलते हैं, बातिल, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, आप साथ ही साथ में इस साइड में ये जो ईयर दिए गए हैं वो भी ध्यान रखना कि कौन से ईयर में है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया, ये दिसंबर में है, जून में है, या उसके अलावा भी कुछ कोविड की ड्यूरेशन के बाद में काफी सारे एग्जाम हैं जो जैसे अक्टूबर में भी हुए हैं, अगस्त में भी हुए हैं, तो मार्च में भी हुए हैं, उस तरीके से भी हुए हैं, तो उनको भी आप ध्यान रख लेना कि कब का एग्जाम है, कब पूछा गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि अंडर सेक्शन 2 ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 इनमें से ग्राउंड है जो वाइफ को डाइवोर्स के लिए कौन कौन से दिए गए हैं। तो ये कुछ ग्राउंड है हमारे पास में, 4 ग्राउंड है, इनमें से कौन कौन से ग्राउंड है जो वाइफ को मिले हुए हैं। सबसे पहला क्या है, जहां पर अबाउट्स ऑफ हस्बैंड है हैव नॉट बीन नाउन फॉर द पीरियड ऑफ 4 ईयर, यानी कि 4 साल से हस्बैंड के बारे में कोई अता पता नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या वाइफ डाइवोर्स मांग सकती है, यस ये है यहाँ पर एक ग्राउंड वाइफ के लिए। 4 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ द हस्बैंड, तो ये ऐसा कोई ग्राउंड नहीं दिया गया है सेक्शन 2 में। वहीं पर बात करें हम सी में, तो हस्बैंड हैज ट्रीटेड हर विद द क्रुएलिटी, तो क्रुएलिटी भी इसमें एक ग्राउंड है सेक्शन 2 में फॉर द डाइवोर्स। और हस्बैंड हैज नेग्लेक्ट हर और हैज फेल्ड टू पे हर मेंटेनेंस फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर, यानी कि 2 साल तक उसको मेंटेनेंस या उसको मेंटेन नहीं किया, उसको नेग्लेक्ट किया है, तो उस कंडीशन में भी वाइफ है जो डाइवोर्स मांग सकती है इस ग्राउंड पे। तो इसमें से ए, सी और डी ये 3 ग्राउंड हैं, तो ये ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि जो यहां पर करेक्ट आंसर चूज करना है किसके बारे में, कि एक मुत्ता मैरिज है, वो क्या है, क्या ये एक टेम्परेरी मैरिज है, क्या ओनली सुन्नी लॉ में रिकॉग्नाइज्ड है, या फिर ओनली सिया लॉ में है, या फिर एक ये मैरिज है जो कि फिक्स्ड पीरियड के लिए होती है।
तो चलिए इसमें देखते हैं ये सारी चीजें क्या क्या हैं। मुत्ता मैरिज, इसका सबसे पहले हमें बताना चाहिए कि ये एक टेम्परेरी मैरिज है। किस लिए? टेम्परेरी मैरिज है फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। ओके, टेम्परेरी मैरिज फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, उसके बाद में ये ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाती है, ठीक है, उस पीरियड के बाद में। तो इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं? टेम्परेरी है, और ये रिकॉग्नाइज कहाँ है? ओनली सिया लॉ के अंदर है, ओनली रिकॉग्नाइज सिया लॉ के अंदर, ठीक है। तो टेम्परेरी मैरिज है, फिक्स्ड पीरियड के लिए है, सिया लॉ में रिकॉग्नाइज है। तो ए, सी और डी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि प्रीवी काउंसिल ने हेल्ड किया है डॉक्ट्राइन ऑफ एक्नॉलेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ सब्सटेंशियल मुस्लिम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड नॉट द रूल ऑफ एविडेंस। रूल ऑफ एविडेंस नहीं है, ये क्या है? सब्सटेंशियल मुस्लिम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का एक पार्ट है, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्नॉलेजमेंट। तो ये कौन से केस में हेल्ड किया गया है? ये हेल्ड किया गया है हबीबुर रहमान वर्सेस अल्ताफ अली। ये केस कब का है? 1922 का है। इसमें डिस्प्यूट क्या था? एक फैक्ट की बात करें, डिस्प्यूट क्या था? डिस्प्यूट ओवर द इनहेरिटेंस, जहां पर चाइल्ड की लेजिटिमेसी वाज एक्नॉलेज्ड, उसके बारे में था। तो यहाँ पे प्रीवी काउंसिल ने क्या रूल किया कि जो एक्नॉलेजमेंट है वो एस्टेब्लिश करती है पैटर्निटी अंडर द मुस्लिम लॉ प्रोवाइडेड, परंतु वहां पे कुछ प्रोवाइडेड भी दिया गया कि जो चाइल्ड है कुड बी लेजिटिमेट होना चाहिए। नो प्रूफ ऑफ कुड बी लेजिटिमेट हो सकता है, वहां पे कोई भी प्रूफ नहीं है लेजिटिमेसी का। तो ये कुछ चीजें इसमें कही गई थी। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 है वो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बाकी के जो दो जैसे केस लॉ हैं इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन मैं इन सभी का आपको थोड़ा सा जो फैक्ट है या ईयर है वो बता देता हूं। सबसे पहला केस है ऐसे हुसैन वर्सेस राजम्मा। ये कोई ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट केस नहीं है, ना ही कोई लैंडमार्क केस है। उसके बाद में आता है मोहम्मद आमीन वर्सेस वकील अहमद। ये केस है 1952 का। और उसके बाद में आता है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस मोहम्मद इस्माइली खान। ये 1888 का केस है। ओके, तो आप इनके ईयर याद रख सकते हो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के लिए। वैसे ज्यादातर जो है मुस्लिम लॉ से रिलेटेड है, ज्यादा केस लॉ नहीं पूछे जाते, ये एक्सेप्शनल, ये 1 या 2 बार पूछे गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। आई होप कि आपको आज की हमारी मुस्लिम लॉ पे बनाई गई वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको इस वीडियो से आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्प मिली है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, ताकि उनके भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें। और हाँ, हमारा ला नोट्स फॉर यू ऐप है वो डाउनलोड करना ना भूलें, ताकि उससे आप है जो अपनी टेस्ट सीरीज हैं वो प्रैक्टिस कर सकें, और वेबसाइट से डेस्कटॉप मोड में भी आप है जो प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।